नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीज खेती का आधार है और मूल मंत्र भी। अगर बीज अच्छी गुणवत्ता का हो तो उपज बढ़ जाती है। सामान्य बीज की अपेक्षा अगर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का इस्तेमाल किया जाए तो वो उपज 20 से 25% ज़्यादा देता है। तो आज के इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास में। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि किसान भाई किस प्रकार से अच्छे बीज का उत्पादन कर सकते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और अपने सभी किसान भाइयों को भी मैं सादर अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम अच्छे बीज की बात करते हैं तो बीज से आप क्या आशय हमारे किसान भाइयों को समझाना चाहेंगे? निश्चित रूप से यह आपका प्रश्न बहुत ही अहम है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी खेती का मूल स्तंभ जो है बीज होता है। यदि बीज सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो हम उत्पादन और उत्पादकता चाह रहे हैं वो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल जो बीज की बात है, जिसमें वाइबिलिटी हो, जिसमें जो है जीवन हो और साथ साथ में जिसमें अंकुरण की क्षमता हो, उसको बीज कहते हैं। और ये सामान्य ग्रेन से, जो सामान्य अनाज है, उससे भिन्न होता है, क्योंकि सामान्य अनाज में अंकुरण क्षमता उतना नहीं होती है मानक स्तर तक जितना कि बीज में होती है। तो निश्चित रूप से एक निर्धारित मान्यता के अनुसार, मानक के अनुसार उसमें बीज का अंकुरण प्रतिशत होना चाहिए, उसकी भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, साथ साथ में उसकी आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए। यदि इन सभी चीज़ों का पालन किया जाता है तो निश्चित रूप से उसे हम बीज के नाम से इंगित करते हैं, उनको बीज के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हमें ये किसान भाइयों से ये ज़रूर अनुरोध करेंगे कि बीज के महत्व को समझें, बीज की क्वालिटी को, जो गुणवत्ता है उसको समझें, और जो साधारण अनाज है और बीज में उसको अंतर करें। निश्चित रूप से उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और वो एक अपेक्षित परिणाम अपनी खेती से प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने यहाँ पर बीज के संदर्भ में। और अब प्रश्न उठता है डॉक्टर साहब कि अगर किसान भाई स्वयं का बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण वगैरह लेना होता है या वो खुद ही इस विषय में आगे बढ़ सकते हैं? निश्चित रूप से ये जो आपका प्रश्न है बहुत अहम है, क्योंकि ये बहुत ही किसान भाइयों को, जो हमारे जागरूक नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि बीज की जो कैटेगरी है, स्टेज है, उसको कई रूपों में विभक्त किया गया है। अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बीज होता है केंद्रक बीज होता है। केंद्रक बीज के बाद जब उसकी बुआई करते हैं तो प्रजनक बीज बनता है, और फिर प्रजनक बीज जब हम उसको सोइंग करते हैं तो वो हमारा आधार बीज बनता है, और उसके बाद आधार बीज से हमारा प्रमाणित बीज बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा केंद्रक बीज है, प्रजनक बीज है, वो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है इसका उत्पादन किया जाता है, और जो हमारा आधार बीज है, प्रमाणित बीज है, उसमें विविध प्रकार के, जैसे मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, और साथ साथ में कई फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो सभी बीज को उत्पादन करने में संलिप्त हैं। तो हमें जो बीज का उत्पादन करना है उसके कई चरण हैं कि हमको ध्यान रखना चाहिए कि बीज का उत्पादन करते समय सबसे पहले हमें एक अधिकृत स्रोत से जो बुआई कर रहे हैं उसको प्राप्त करना चाहिए। चाहे वो आपका कृषि अनुसंधान हो, विश्वविद्यालय हो, वहाँ से यदि प्राप्त करेंगे तो उनको गुणवत्ता, जो हमारा स्रोत है, जो बुआई के लिए उपयोग कर रहे हैं, उनको अच्छा बीज प्राप्त होगा। दूसरा जो ये पहलू है कि हमें निश्चित रूप से किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि हमें जिस खेत में बीज के लिए आप बुआई कर रहे हैं, उसको निर्धारित कर रहे हैं, उसको चिन्हित कर रहे हैं, उसको ये ध्यान रखें कि उसकी फील्ड प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे ढंग से हो। साथ साथ में बुआई जब आप कर रहे हैं तो जो उसके निर्धारित मापदंड है, सही बीज मात्रा का उपयोग करें।
बीज को उपचारित करें और उसके साथ साथ में संतुलित खादों का उपयोग करें और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स अपनाएं, तो निश्चित ही बीज की गुणवत्ता जो अच्छी होगी। साथ साथ में एक दो पहलू और हैं कि हमें आइसोलेशन डिस्टेंस, जो एक पृथक्करण दूरी है, वो भी हमको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रॉप के लिए, प्रत्येक फसल के लिए प्रजातियों में एक निश्चित दूरी रखी जाती है, जिससे कि उनका स्वपरागण नहीं हो, बीज की क्वालिटी गुणवत्ता खराब नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए पृथक्करण दूरी का निर्धारण किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे वर्तमान में यदि देखें कि सोयाबीन का यदि गुणवत्ता युक्त बीज पैदा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 3 मीटर की दूरी जो है आपको रखना है दूसरी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के बीच में। यदि आप मक्का की जो है आप बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसमें 800 मीटर, और इसी प्रकार से यदि तुअर का बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए भी 800 से 1000 मीटर तक ले दूसरी प्रजाति का जो है बुआई नहीं होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जो बीज की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, जो प्रजाति है, वो प्रभावित होगी, उसकी आनुवंशिक शुद्धता सही नहीं होगी। तो हमें जो बुआई कर रहे हैं तो पृथक्करण दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में हमें ये ध्यान जो हमें देने की ज़रूरत है कि यदि हम जो बीज बो रहे हैं उसमें यदि किसी भी प्रकार का अवांछनीय पौधा है या किसी दूसरे प्रकार का फूल है या उसकी पत्तियां अलग हैं या उसके पौधे पे रोए हैं या किसी प्रकार का अंतर दिखाई दे रहा है, तो उसको हमें बाहर कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम रोगिंग कहते हैं, रोग आउट कहते हैं, कि अवांछनीय पौधों को खेत से बाहर करें। और इसके बाद जो है ये जो रोगिंग की प्रक्रिया है या फूल के समय जो है बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। इसके साथ साथ जो मैच्योरिटी स्टेज है, जो हमारा परिपक्वता स्थिति है, उसमें भी हमें ये साफ दिखाई देता है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में विभिन्नता, तो उसे हमें बिल्कुल ही उसे निकाल देना चाहिए और एक जो हमारी प्रजाति बोए हैं उसकी सही बीज को जो है मेंटेन करना चाहिए। यदि इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही जो बीज उत्पादित होगा वो गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादित होगा। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। डॉक्टर साहब, इन सभी चरणों के बाद में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। किसान भाइयों के मन में भी ये प्रश्न होगा कि शुद्ध और प्रमाणित बीज की आपने बात करी, इसका क्या महत्व है? सामान्य बीजों की अपेक्षाकृत ये बीज कितने अलग होते हैं और इनसे किस प्रकार आर्थिक लाभ हम कमा सकते हैं? निश्चित ही आज जो है हमें बीज उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में भी परिणत करने की ज़रूरत है और साथ साथ में यदि किसान स्वयं का बीज उत्पादित करता है तो उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो उत्पादन लागत मूल्य है, वो घट जाती है। कैसे घट जाती है उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि यदि किसान सोयाबीन का बीज फाउंडेशन आधार या प्रमाणित बीज मार्केट से खरीदना जाता है तो उसको 5000 से 6000 रुपये कुंटल कम से कम उसमें पैसे खर्च करना पड़ता है। और यदि उसी को अपने खेत में उगाता है, उसकी ग्रेडिंग करता है, उसको सही ढंग से उसकी सभी विधियों का पालन करता है जो उसके हमारे मानक स्तर हैं,
और तो वही बीज उसको 3,000 रुपये 3,500 रुपये में जो है पड़ता है। तो 50% जो है हमारे बिल्कुल। कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को किसान स्वयं का बीज उत्पादित करके जो है हमें लागत मूल्य को घटा सकता है। दूसरा जो हमें क्या फ़ायदा है कि यदि स्वयं का बीज उत्पादित किया जाएगा, स्वयं की देखरेख में उत्पादित किया जाएगा, तो दूसरे की अपेक्षा जिसको कि व्यवसाय करना है, एक बिजनेस के रूप में करना है, उतनी सावधानी या उतनी जो उसमें ध्यान देना चाहिए वो नहीं देता है। तो इसलिए यदि बीज स्वयं के देखरेख में किसान भाई पैदा करेगा तो उसकी गुणवत्ता मेंटेन होगी। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है आधार और प्रमाणित बीज की गुणवत्ता का, उसके लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था है जो उसके मानक स्तर को निर्धारित करती है कि जो हमारा अंकुरण प्रतिशत है उससे कम तो नहीं है या उसमें कोई दूसरी प्रजाति तो नहीं मिली हुई है, साथ साथ में जो है उसकी भौतिक शुद्धता कितनी है, आनुवंशिक शुद्धता कितनी है, इन सबको जांचने के बाद उसकी बीज की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। जब मानक स्तर पे होता है तभी उसको बीज की श्रेणी में पास किया जाता है। बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर शुद्ध और प्रमाणित बीजों की जानकारी हमें मिली। डॉक्टर साहब, अब एक और प्रश्न है कि बीज उत्पादन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो खेती के स्तर पर और हार्वेस्टिंग के स्तर पर किस तरह इसे मेंटेन किया जाए, किस तरह इसको जो है इसका प्रबंधन किया जाए, उसके विषय में कुछ बताएं। निश्चित ही हमें बुआई से लेकर के कटाई, गहाई, साथ साथ में उसकी भंडारण, जी, इन तीनों स्टेज पे, तीनों परिस्थितियों में यदि हम बीज को सही ढंग से संरक्षित नहीं करेंगे तो बीज की गुणवत्ता जो है प्रभावित होगी। जी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कटाई कर रहे हैं उस समय हमें निश्चित रूप से जो उसका एक मॉइस्चर परसेंटेज है और पूर्ण रूप से उसकी फिजिकल जो भौतिक परिपक्वता है, साथ साथ में हार्वेस्टिंग जो उसकी परिपक्वता है, जो कटाई के लिए जो है उसकी परिपक्वता है, उस समय पे उसको कटाई करनी चाहिए। नंबर 1 चीज़। दूसरा, कटाई करते समय ये हमको सावधानी रखना है कि उसमें मॉइस्चर प्रतिशत जो है, जो मानक स्तर है, उससे अधिक नहीं हो। और तीसरा जो बात है कि हमें जो हमारा थ्रेशर है उसको साफ सफाई करके ही हमको बीज की हार्वेस्टिंग करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में यदि उसकी जाली में किसी दूसरे प्रकार का बीज है तो 1-2 बीज भी हमारे बीज की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए हार्वेस्टर की साफ़ सफाई, खलिहान की साफ़ सफाई, साथ साथ में बोरे की साफ़ सफाई कि किसी भी प्रकार के दूसरे बीज उसमें मिश्रित न हो। अब जहाँ तक भंडारण का सवाल है, उसे भी हमें भंडारण की स्थिति में हमको ध्यान देना है कि जो हमारा मॉइस्चर प्रतिशत है वो 9 से 10% से ज़्यादा न हो। भंडारण के समय जो भंडारण में जो है प्रभावित करने वाले कीट हैं उसका प्रकोप न हो। साथ साथ में भंडारण को फ्यूमिगेशन करना चाहिए, नीचे जो है स्टैकिंग करना चाहिए, ज़मीन पर जो है हमारा बीज नहीं रखना चाहिए। यदि हम सोयाबीन की बीज की बात करते हैं तो 1 पे 4 बोरी से ऊपर जो है चट्टे नहीं लगाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में बीज का जो है हमारा सोयाबीन का बीज है उसका सीड कोड प्रभावित होता है, अंकुरण प्रतिशत प्रभावित होता है, साथ साथ में उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो हमें कटाई से लेकर के, बुआई से लेकर के कटाई और जो हमारा भंडारण है, उन तीनों स्टेज पर हमें बीज को संरक्षित करने के, सहेजने की, उसकी सतर्कता निश्चित रूप से बरतनी चाहिए। तो हमें अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त होगा। किस प्रकार व्यवसाय के रूप में वो बीज उत्पादन को स्थापित कर सकते हैं? बहुत ही अहम प्रश्न है जी। आजकल बीज को एक व्यवसाय के रूप में यदि किसान भाई परिणित करते हैं, चाहे वो जो हमारा आजकल भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो एक आपका फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसान उत्पादक जो हमारी संस्था है, उसको 10,000 बनाने का टारगेट लिया गया है। उसके तहत यदि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया जाता है और बीज को व्यवसाय के रूप में जो है इसको अंगीकृत किया जाता है तो निश्चित ही लाभ कमाया जा सकता है। इसके उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि देवास जिले में अभी भूस्वरूपा जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और साथ साथ में कारेसु जो है हमारा जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है, विगत वर्ष में 1,000 कुंटल आलू का बीज उत्पादन किया।
जी। उसी प्रकार से 150 कुंटल जो है आपका गेहूं का उत्पादन किया और वर्तमान में चने का उत्पादन कर रहा है। इस प्रकार से कई चीज़ों का उत्पादन किया और एक साल में उनका टर्नओवर जो है 30 से 40 लाख रुपए जो है को प्राप्त कर लिया। और हमारे कहने का आशय है कि इसको एक व्यवसाय के रूप में परिणत करके हम किसानों को स्वावलंबी बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को जो है कम कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करा करके जो है साथ साथ में उसको जो उत्पादन और उत्पादकता को भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसको एक व्यवसाय के रूप में भी परिणत कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर हम बीज को देखें तो हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि विविध प्रकार की संस्थाएं जो हैं इसमें शामिल हैं, जो कि अच्छी गुणवत्ता का बीज तैयार नहीं कर रही हैं और किसानों के साथ में जो है जितना उनको फ़ायदा और लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा है। यदि सही मायने में वास्तविक किसान यदि इसको कृषि व्यवसाय के रूप में या बीज व्यवसाय के रूप में अंगीकृत करते हैं तो बहुत ये एक अहम पहलू होगा और किसानों के सशक्तिकरण में, स्वावलंबन में और जो आज डबलिंग ऑफ फॉर्म ऑफ इनकम की बात हो रही है उसको सशक्त बनाने में एक अहम भूमिका साबित ये हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप हमारे साथ बहुत कार्यक्रम में आए और थैंक यू वेरी आपने मच आपको। और आपने बहुत अच्छी उम्दा जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी बीज उत्पादन से संबंधित, और बहुत ही अच्छे विभिन्न चरणों के बारे में आपने यहाँ पर जानकारी प्रदान की। डॉक्टर साहब को धन्यवाद देने के साथ साथ किसान भाइयों आपसे भी एक बात कहना आवश्यक है कि इन सभी बिंदुओं पर आप ध्यान केंद्रित करें और अच्छे बीज उत्पादन के साथ साथ आप अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज का अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। जाते जाते कार्यक्रम में अब समय हो गया है खबरें खेती का, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरें। गन्ने का एफआरपी 290 रुपये प्रति क्विंटल तय। डीएपी यूरिया प्रदान करने का अनुरोध। मध्य प्रदेश में 97% बुआई पूरी। मूली की उन्नत किस्में लगाएं। गन्ने में कड़ुआ रोग का नियंत्रण। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। अब खबरें विस्तार से। गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीनी सीजन 2021-22 अक्टूबर सितंबर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी 290 रुपये प्रति क्विंटल को स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति के मुताबिक यह प्रत्येक 0.1% की वसूली में 10% से अधिक की वृद्धि हेतु और एफआरपी में रिकवरी हेतु प्रत्येक 0.1% की कमी के लिए ₹2 90 पैसे प्रति क्विंटल का एक प्रीमियम प्रदान करते हुए 10% की मूल वसूली दर के लिए 290 रुपये प्रति क्विंटल होगी। हालांकि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह भी निर्णय लिया है कि उन चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी जहां वसूली 9.5% से कम है। ऐसे किसानों को गन्ने के लिए वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 270 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी चीनी सीजन 2021-22 में 275 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल मिलेंगे। चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपये प्रति क्विंटल है। 10% की वसूली दर पर 290 रुपये प्रति क्विंटल की यह एफआरपी उत्पादन लागत से 97.1% अधिक है। यह किसानों को उनकी लागत 50% से अधिक का रिटर्न देने के वादे को भी सुनिश्चित करती है। आगामी चीनी सीजन 2021-22 में गन्ने के उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए चीनी मिलों द्वारा लगभग 3088 लाख टन गन्ना खरीदने जाने की संभावना है। गन्ना किसानों को किए जाने वाला कुल भुगतान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए होगा। सरकार अपने किसान हितैषी उपायों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनकी बकाया धनराशि समय पर मिले। स्वीकृति एफआरपी चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ने की खरीदी के लिए 1 अक्टूबर से लागू होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में यूरिया और डीएपी की बढ़ती मांग के बारे में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में धान रोपण का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए डीएपी की मांग राज्य में बढ़ गई है।
इसके साथ ही मक्का एवं धान में यूरिया की ड्रॉप ड्रेसिंग की जा रही है, जिससे यूरिया की भी मांग बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को अभी तक यूरिया के 12.13 लाख मैट्रिक टन आवंटन की मांग के विरुद्ध केंद्र द्वारा केवल 8 लाख मैट्रिक टन दिया गया है। इसी प्रकार डीएपी 8.05 लाख मैट्रिक टन के आवंटन के विरुद्ध केवल 5 लाख मैट्रिक टन मुहैया करा गया है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि शेष 4.13 लाख मैट्रिक टन यूरिया और शेष 3.05 लाख मैट्रिक टन डीएपी केंद्र द्वारा शीघ्र जारी किया जाए। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई 97% हो गई है। राज्य में धान और सोयाबीन की बुआई 90% से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है। वहीं अन्य फसलों ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली एवं कपास की बुआई लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में की जा चुकी है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 118.50 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 149,29,000 हेक्टेयर में फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे तो मूली पूरे साल लगाई जा सकती है, फिर भी सीजन के मुताबिक किस्मों का चयन ज़्यादा बेहतर होता है। मूली किसी भी भूमि में हो सकती है, बशर्ते भूमि में जीवाश्म हो तथा जड़ के विकास के लिए मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए। बीज की मात्रा 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर डालकर कतार से कतार 25 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाने की वैज्ञानिक अनुशंसा करते हैं। गोबर खाद 200 क्विंटल, 200 किलो यूरिया, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। मूली की किस्मों में पूसा देसी अगस्त अक्टूबर, पूसा रेशमी मध्य सितंबर से नवंबर, जापानी वाइट अक्टूबर से दिसंबर, पूसा चेतकी अप्रैल अगस्त, पूसा हिमानी दिसंबर से फरवरी में लगाई जा सकती है। साथ ही सिंचाई 7 दिनों के अंतराल से करें तथा निदाई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाना आवश्यक कार्य मानकर करें। कुछ संकर किस्में भी अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे अर्का निशांत, जापानी स्केलिक, लौंग आदि का चयन भी किसान भाई कर सकते हैं। कंडुआ रोग वैसे तो बहुत फसलों में आता है और फसल को हानि पहुंचाता है। गन्ने में भी कंडुआ रोग आता है। इस रोग की विशेषता है कि जब पौधा पूरी तरह परिपक्व होने को होता है तभी इसका प्रकोप दिखता है। पौधों के सिरे से चाबुक के आकार की संरचना निकलती है, जिस पर झिल्ली चढ़ी रहती है। उसी झिल्ली में काला चूर्ण जो फफूंद के द्वारा बना होता है दिखाई देता है। हवा से झिल्ली फट जाती है और काला चूर्ण अन्य स्वस्थ पौधों पर प्रभाव डालता है। इसके नियंत्रण के लिए जिस खेत में यह रोग आया है वहाँ दूसरी फसल नहीं लें, क्योंकि आने वाले साल में रोग का अधिक प्रकोप होता है। टुकड़ों को गर्म हवा से उपचार करके बुआई करें। गन्ने की रोगरोधी जातियाँ को 86032 को 87025 को 94012 को 87044 को शाह 91230 तथा को पंत 93227 लगाएं। संतुलित उर्वरक प्रयोग करें एवं उचित जल निर्धारण करें। किसान भाई धान की रोपाई शीघ्र पूरी करें। रामतिल की बोनी इस माह के अंत तक कर सकते हैं। भूजल संरक्षण हेतु बेड़बंदी करें। दलहनी तिलहनी फसलों में निदाई गुड़ाई करें। पशुओं को समय पर टीकाकरण कराएं, जैसे थ्रिप्सम व सफ़ेद मक्खी जैसे रस चूसक कीड़ों की रोकथाम करें। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही।